भारत ने कंबोज और चंपा में दो शक्तिशाली राज्य स्थापित किए। कंबोज अर्थात आज के कंबोडिया का शक्तिशाली राज्य जो था वह छठी सदी मतलब 600 ईस्वी में स्थापित हुआ। छठी सदी जो 501 से लेकर 600 ईस्वी तक होता है छठी सदी कहलाता है। तो कंबोडिया का शक्तिशाली राज्य छठी सदी में स्थापित हुआ। यहाँ का जो शासक था वो शैव था। उन्होंने कंबोज को संस्कृत विद्या का केंद्र स्थल बना दिया। यहाँ असंख्य अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए। कंबोज के निकट चंपा है, जिसे चंपा में जो सम्मिलित था वो था उत्तरी वियतनाम की सीमा पट्टी सहित और पूरा दक्षिणी वियतनाम शामिल था। यहाँ पर व्यापारियों ने अपनी बस्तियां बनाई थी। चंपा का राजा भी शैव था। जो चंपा का राजा था उसने भी राजकीय भाषा संस्कृत थी। यह देश वेदों और धर्मशास्त्रों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यानी वेदों और धर्मशास्त्रों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है? तो चंपा को माना जाता है। और संस्कृत की विद्या का केंद्र स्थल किसे माना जाता है? तो कंबोज को माना जाता है। ठीक है। हिंद महासागर स्थित भारतीय बस्तियां 13वीं सदी तक फलती फूलती रहीं। 13वीं सदी मतलब कि 1300 ईस्वी पूर्व नहीं 1300 ईस्वी तक। इस अवधि में भारतीय लोग स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए थे। यहाँ पर कंबोडिया इंडोनेशिया का जो बोरोबुदुर है वहाँ पे भी मंदिर देखने को मिलता है, बौद्ध मंदिर। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इंडोनेशिया के बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण 8वीं सदी मतलब 800 ईस्वी में हुआ था। और इस बोरोबुदुर के मंदिर पर बुद्ध के 436 चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। कंबोडिया के अंकोर वाट का मंदिर बोरोबुदुर मंदिर से भी बड़ा था। कंबोडिया का जो मंदिर था अंकोर वाट का, उसका निर्माण कब हुआ था? तो मध्यकाल में निर्मित होने पर भी इसकी तुलना किसे की जाती है? तो कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कब हुआ था? मध्यकाल में। और मध्यकाल में निर्मित होने के कारण कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर की तुलना मिस्री और यूनानियों की उत्कृष्ट कलाकृतियों से की जाती है। कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है उस पर रामायण और महाभारत की कहानियां उभरी हुई हैं और यहाँ पे मूर्तियों में उसको अंकित किया गया। इंडोनेशिया में रामायण की जो कहानी इतनी लोकप्रिय है कि यहाँ की जनता इस पर आधारित लोक नाट्य खेलती है। इंडोनेशिया में अनगिनत संस्कृत शब्द, यानी कि इंडोनेशिया भाषा कौन सी है? तो भैंसा भाषा है। ठीक है। और इंडोनेशिया में बहुत सारे जो शब्द हैं वो संस्कृत से लिए गए देखने को मिलता है। थाईलैंड में मिली बुद्ध का मुंड, कंबोज में पाया गया बुद्ध का मुंड तथा जावा में मिली कांसे की शानदार मूर्तियां दक्षिण पूर्व एशिया की स्थानीय कला परंपराओं के साथ भारतीय कला के संगम के उत्कृष्टम सामने हैं। इसी प्रकार के चित्रकला भी देखने को मिलते हैं जिसकी तुलना हम अजंता के चित्रों से करते हैं। अजंता के जो चित्र है न केवल श्रीलंका में बल्कि चीनी सीमा पर तुनहुआट गुफाओं में भी मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि भारतीय संस्कृति के प्रसार का केवल धर्म कोई नहीं, धर्म प्रचारकों के पीछे पीछे व्यापारियों और विजयकांक्षी भी जाते रहे। उन्होंने मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों का मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों को दिए गए नाम स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप स्वयं सूचित करते हैं कि भारतीय वहां सोने की खोज में गए थे। स्वर्ण भूमि किसे कहा गया था? जो बर्मा में, और स्वर्णद्वीप जो है वह सुमात्रा जावा द्वीप में स्वर्णद्वीप का नाम देखने को मिलता है। भारत और अपने पड़ोसियों के साथ भौतिक संस्कृति के कई उद्देश्य तत्व मिले हैं। भारतवासियों ने यूनानियों और रोमनों से सोने का सिक्का ढालना सीखा था, चीनियों से रेशम पैदा करना सीखा और इंडोनेशिया से पान की बेल लगाना सीखा। किसने? भारतवासियों ने। और कई अन्य चीजें भी अपने पड़ोसी देशों से सीखी है। इसी प्रकार कपास उगाने का कौशल भारत से चीन ने सीखा, फिर उसके बाद मध्य एशिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि कला, धर्म, लिपि और भाषा के क्षेत्र में भारत का योगदान आर्थिक अधिक मूल्यवान रहा। पड़ोसी देशों में जो संस्कृति विकसित हुई वह आज भी भारतीय संस्कृति की प्रतिकृति मात्र न थी। जिस प्रकार भारत ने विदेशी प्रभावों के बावजूद अपने व्यक्तिगत को बनाए रखा, उसका विकास किया, उसी प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने भारतीय संस्कृति के कई तत्वों को मिलाकर अपनी अपनी संस्कृति विकसित की। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे डी ट्रिपल एस पी के केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया और ये हमारा हो गया हिस्ट्री के सिलेबस में ये दिया हुआ है और पूछने के चांस बहुत ज़्यादा हैं।